क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 चैप्टर 10 पॉइंट 2.2 संथाल अगुआ बासिंदे। इससे पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था पहाड़िया, जो पहाड़िया अंदर की तरफ रहने लगे राजमहल पहाड़ी के अंदर, और संथाल जो बिल्कुल पहाड़ी के निचले हिस्से में रहने लगे, है ना। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गुंजरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और इन्होंने बिल्कुल घूमते 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 चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर एक गांव तक पहुंच गया। वैसे तो यह गांव एक पुराना गांव था, परंतु उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी ही साफ की गई थी। इन्होंने यहाँ के नज़ारा को देखकर पता लगा लिया, ठीक है, कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। और उसने लिखा, गंजुरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही बारीक से इलाकों को जो भ्रमण किया उसको लिखा, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं प्रमुख पॉइंट को आपको बतलाने जा रहा हूँ। कुछ देर पहले हमने आपको पढ़ाया था कि पहाड़िया लोग कुदाल को अपना प्रतीक मानते थे, संथाल लोग हल को प्रतीक। तो पहाड़िया और संथालों में टक्कर होना स्वाभाविक है। अब रही बात कि 17 संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे। कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती करवाने के लिए इन्हें लगातार भूमि पर बसाया जा रहा था, और वैसे भूमि पर ये बसा रहे थे जहां पर इन्हें जंगलों का सफाया करके कृषि भूमि क्षेत्र का विस्तार करना था। दरअसल ये भाड़े पर रखा जाने लगा, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दे दिया। अब यही ध्यान देना है आपको कि अभी ये ब्रिटिश अधिकारी इन संथालों को जंगल में बसने का निमंत्रण दे रहा है, और आगे चल कर के पता चलेगा कि इनके हितों की अनदेखी करेंगे और अंततः संथाल विद्रोह होगा, ठीक है। यानी यही अंग्रेज अधिकारी इन पर तरह तरह के नियंत्रण को सौंपेंगे। जब ब्रिटिश लोग पहाड़िया को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, ठीक है। क्यों असफल रहे? क्योंकि पहाड़िया लोग किसी की अधीनता में काम करने के लिए वो नहीं चाहता था। इसके विपरीत संथाल लोग, ये आपका प्रश्न है, पूछा हुआ है, इसके विपरीत संथाल लोग आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, ठीक है, और उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं था, और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। जबकि पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए और हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, और अब भी वे उपद्रवी जैसा हिंसक व्यवहार करते थे। यही अंतर है पहाड़िया और संथालों में। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसाया गया, और 1832 तक जमीन के एक काफी बड़े इलाके को दामिन ये कोह के रूप में सीमांकित, यानी उसकी पहचान कर दी गई, और इसे संथालों की भूमि भी घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था और हल चलाकर खेती करनी थी, अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनकी दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। टर्म्स एंड कंडीशन लागू है।
अब सोचिए, इस पूरे क्षेत्र का जब सर्वेक्षण किया गया, उसका नक्शा तैयार किया गया और इसके चारों ओर खंभे गाड़ कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई। साथ ही साथ मैदानी इलाके के अस्थायी कृषकों की दुनिया से पहाड़िया लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन ये कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। लाजमी है, एक जगह बसेंगे, एक जगह रहेंगे तो आबादी भी बढ़ेगी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 में 1473 हो गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। तो जैसे जैसे कृषि क्षेत्र का विस्तार बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में भी बढ़ोतरी होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ लोकगीत की परंपरा चलती है, कहीं ना कहीं वह हमारे पुराने सदियों का एक इतिहास ही बतलाता है। जरा आप उसको सर्च कीजिए तो पता चलेगा, वही लंबी संघर्ष भरी या सुखद भरी घटनाओं को याद दिलाता है। संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थानों की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहां दामिन ई कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। कब? जब उन्हें अस्थायी बसाया जाने लगा। जब राजमहल की पहाड़ियों पर संथाल लोग बसे तो पहाड़िया से इनका लाजमी है संघर्ष होगा और पहाड़िया लोग सीधा अंदर की तरफ चले गए। अब निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर जाने से रोक दिया गया। किसको? पहाड़िया को। ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी में जो शुष्क भाग था, सूखी हुई जमीन थी, वहां तक सीमित कर दिया गया। अब इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चल करके यही पहाड़िया लोग गरीब हो गए। तो झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती थी। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुका था और इसीलिए पहाड़िया लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके क्योंकि वह पुराने ट्रेडिशन में चलते रहे। उन्हें जब अस्थायी रूप से बसाया जा रहा था तो उनके मुखिया इसमें सहयोग नहीं दिए और जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़ियों को अक्सर शिकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके अपोजिट में संथाल लोग को देख लीजिए, ये अपनी पहली वाली खानाबदोश की जिंदगी को छोड़ दिया है और अब वे एक जगह पर बसकर कृषि खेती करके अपनी गुजारा भत्ता जीवन यापन सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे वाणिज्यिक फसलों को उपजा रहे हैं जो उन्हें मार्केट में बेचना है और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ इनका लेन देन हो रहा है। यानी ये समाज के मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। लेकिन यहां भी शोषण है, जरा संभल कर रहिए। संथालों को भी समझना होगा कि हमें तो बड़ा अच्छे तरीके से जंगलों को सफाया करने के लिए और खेती का विस्तार करने के लिए ठीक है लगाया गया, लेकिन जिस भूमि पर वह खेती कर रहा था वहां इनका शोषण बढ़ता ही जा रहा था और वह भूमि इनके हाथ से निकलती जा रही थी। कैसे? तो जिस जमीन पर वह खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी टैक्स लगा रही थी। इतना ही नहीं, साहूकार, जिसे संथाल लोग दिक्कू कहते हैं, बाहरी लोग, ऐसे लोगों को बहुत ऊंचे ब्याज दर पर क्या लगा रहे थे? लगान लगा रहे थे और कर्ज अदा ना किए जाने की सूरत में वह जमीन पर कब्जा कर ले रहा था। और इस तरह से जमींदार लोग दामिन ये इलाके में अपना नियंत्रण करने का दावा करने लगे। तो जहां पर संथालों की बड़ी बस्ती बसाई गई
और वहां पर अगर कोई बाहरी लोग आकर के अपने जमीन का दावा करे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष होना लाजमी है। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए, जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। दैट मीन्स संथालों ने 1855 और 56 ईस्वी में इन्होंने बिल्कुल ही विद्रोह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और किस लिए किया? चूंकि संथाल परगना के निर्माण के लिए किया। अब दरअसल यह जो क्षेत्र था, बिहार उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के जिलों में यह विद्रोह फैल गया। संथालों का शोषण न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, बल्कि पुराने जमींदार और नए जमींदार, साथ ही साथ साहूकार भी करने लगे थे। अब जब भारी मात्रा में लगान लगा देंगे, ठीक है, भारी मात्रा में उन पर चुंगी लगा देंगे, उन पर टैक्स लगा देंगे, तो वह देने में असमर्थ हो गया और वह नए कानून को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस कारण से संथालों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन इस विद्रोह के बाद परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे विद्रोह को कुचल दिया और विद्रोहियों को जंजीरों से बंधे जेल ले जाए गए। साथ ही साथ न जाने कई संथाली भी मारे गए युद्ध में। आगे है बुकानन का विवरण। हम बुकानन के विवरण को ही पढ़ रहे हैं। यही बुकानन जो बिल्कुल ही सर्वेक्षण किया है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सारा खर्च उठाती थी। ये जहाँ जाता था वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखता था, खोजता था और लिखता था। साथ ही साथ इसके साथ फौज भी रहती थी। और जब भी अक्सर लोग ये समझा करते थे कि बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट है जो निश्चित रूप से किसी न किसी काम के चलते आया है, ठीक है। संथालों के बारे में बुकानन का विचार था कि नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन निष्ठा से रहते हैं, ठीक है। और उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती थी और दीवारें सीधी खड़ी होती थी। छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती है, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा हुआ होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती है। उसकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। तो संथालों की ये रहने का तरीका था। कड़ुइया के पास की चट्टानें। बुकानन अपनी पत्रिका में लिखता है कि आगे लगभग 1 मील चलने के बाद चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटे दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्ड अस्फार और क्वार्ट्ज और जो काला अब्रक लगा है। वहां से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वह भी स्तरहीन था और उसमें बारीकी दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्डस्पार, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काल अब्रक का था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके वह उसका मनचाहा उपयोग कर सकता था, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे ये प्राकृतिक संसाधनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक इन्होंने फसल की ओर ही ध्यान दिया था, अब ये प्राकृतिक संसाधन की तरफ ही बढ़ने लगे हैं। और इसके लिए बेहतर जानकारी कौन इकट्ठा कर रहा है? फ्रांसिस बुकानन। और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपने भूविज्ञानी, भूगोलवेता, वनस्पति विज्ञानी और चिकित्सकों को भेजा। निस्संदेह ऐसी काम को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था और इसमें बुकानन एक असाधारण व्यक्ति था, जो डॉक्टर्स भी था, जो वनस्पतिज्ञ भी था, ठीक है।
और इन्होंने जहाँ भी गया, ठीक है, पत्थर और चट्टानों को बहुत बार अध्ययन किया और उसकी हर चीज़ को इन्होंने लिखा, ठीक है। और ये भी खोजने में इन्होंने मेहनत किया कि कौन कौन से खनिज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे लौह खनिज, अब्रक, ग्रेनाइट, सॉल्ट पीटर, ये सभी चीज़ों का पता लगा लिया। और उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धति का भी निरीक्षण किया। और ये सारे निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है, भविष्य में इसका दोहन किया जाएगा। ये आपकी भलाई के लिए या हमारी भलाई के लिए नहीं है। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कौन कौन सी फसलें कब बोया गया, कब बोया जाता था, इन सारे चीजों की जानकारी इकट्ठा किया। वनों की कटाई और अस्थायी कृषि के बारे में भी लिखा कि निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन लिखता है कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में धान की फसल, ये बिल्कुल ही वर्णन करते हैं जैसा हमारा आज का प्राकृतिक भूदृश्य है, ठीक है। देहात में विद्रोह, बंबई, दक्कन, तो आपने पढ़ा कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब हम लोग पश्चिमी भारत और परवर्ती अवधि पर नज़र डालेंगे और पता लगाएंगे कि बंबई, दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। तो ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है कि वहां के किसान विद्रोह पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। तो लाजमी है किसान विद्रोह तभी होते हैं जब उन पर शोषण और अत्याचार बढ़ चुका होता है, जब उन पर भारी चुंगी, भारी टैक्स लगा दिया जाता है, जब पुराने जमींदार और नए जमींदार दोनों मिल करके इनका शोषण करते हैं, ठीक है। आप समझिए, ये तभी विद्रोह करते हैं जब इनको कोई सुविधा नहीं प्रदान की जाती है, जब इनको कृषि क्षेत्र के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती है, और तब ये विद्रोह करते हैं जब इनको, ठीक है, वाणिज्यिक फसल उपजाने के लिए बाध्य किया जाता है। तब विद्रोह करते हैं जब ये इनको वाणिज्यिक फसल, कॉमर्शियल क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब ऐसे फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है जो नकदी फसल होता है, और यह नकदी फसल कंपनी को भारी मुनाफा देता है, परंतु किसानों को क्या करता है, भूखे रखता है, ठीक है, भूखे रखता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों का विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो अक्सर हम देखेंगे ऐसे रिकॉर्ड्स में हमें पता चलता है, जो इतिहासकार ऑलरेडी इसका अवलोकन कर चुके हैं, ठीक है। अब इस तरह का विद्रोह दक्कन में 1875 ईस्वी में हुआ था। और क्या हुआ, 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा कि शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे एक उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया, उनमें घुसकर वहां के सारे सामान में आग लगा दी गई। खाते पत्र, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, लगभग 2000 रुपए का चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपए से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दक्कन दंगा आयोग। तो ऐसी स्थिति में लेख बहियां भी जला दी गई। लेख बहिया हम उसे कहते हैं जो आज दुकानदार लोग अपनी खाता बही को रखते हैं, ठीक है। वही उस दौर में भी साहूकार और महाजन लोग खाता बही रखा करते थे, और ऐसे लोग अंग्रेज व्यापारी के सीधा टच में रहते थे। ये साहूकार भी कम नहीं थे। ये किसानों का हित करने के बजाय शोषण ही करते थे,
किन्हीं को अगर कर्ज लेने की आवश्यकता है तो इनके मार्फत आप कर्ज ले सकते हैं, लेकिन ये आपसे इतना ऊंची ब्याज दर लगा देंगे कि आपको अपनी जमीन से ही बेदखली होना पड़ेगा, और उसके बाद ये अंग्रेज व्यापारी के मार्फत आपके जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे। नतीजा क्या होता था, बहुत सारे किसान बेघर हो जाते थे। तो यहाँ भी इन्हें शोषण ही झेलना पड़ता था। पूना से यह विद्रोह फैलकर अहमदनगर चला गया, ठीक है, और फिर अगले 2 महीनों में भयंकर तरीके से फैल गया और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इसके चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक ही समान था, और वह था साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जलाए दिए गए और ऋण बंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गया, ठीक है, और अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। चूंकि विद्रोही किसानों के पुलिस गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए थे और जल्दी से सेना बुला ली गई और इन सारे विद्रोहियों को गिरफ्तार करके फांसी दिया गया, मार दिया गया, ठीक है, और उन्हें काबू में कर लिया गया। लेकिन देहात को काबू करने में ब्रिटिश अधिकारियों को कई महीने लग गए, ठीक है। साहूकार होता कौन था? एक ऐसा बिचौलिया वर्ग निकल कर आ गया था समाज में जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि इनकी प्रवृत्ति क्या है, कितने भले मन से यह व्यापारियों के साथ काम करता होगा और कितने भले मन से यह किसानों के साथ वर्क करता होगा। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट देख सकते हैं आप कि 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर है, उसमें क्या लिखा है कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूस करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, ठीक है, कौन, रैयत का, और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे दी जाती है। फिर वे एक झुंड बनाकर ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं। जब ये इनकार कर देते हैं तो उन पर हमला कर दिया जाता है। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर उन अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं। लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा शब्दावली में अक्सर उसके पूर्वाग्रहों का पता चलता है, ठीक है। तो पहले भी मैंने आपको इशारा किया था कि बुकानन हमारा व्यक्ति नहीं है, बुकानन ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है, वह इंग्लैंड का निवासी है। तो अब आपको यह सोचना है कि ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए थे, मैंने बतला दिया। यह विद्रोह क्यों हुआ, बतला दिया। इसमें हमें दक्कन के देहात के बारे में और औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है, मैंने बतला दिया। फिर भी हम 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के एक लंबे इतिहास पर नजर डालेंगे। एक नई राजस्व प्रणाली विकसित हो रही थी। कैसी राजस्व प्रणाली थी? तो बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया एक नई राजस्व प्रणाली जिसको हम इस्तेमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, और इसको बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण एक तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। समझिए इस चीज को, खेती की कीमतें बढ़ गई तो उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया, ठीक है। अब चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमरारी बंदोबस्त के तहत तय किया गया था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। तो जमींदार ही माला माल हुए जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेवेन्यू तय किया गया था उसे मिल रहा था, लेकिन उसे नागवार गुजरा कि जब पैदावार बढ़ चुका है, खेती की कीमतें बढ़ चुकी है, तो वह प्रॉफिट मेरे खाते में आना चाहिए, ना कि जमींदार के खाते में जाना चाहिए, ठीक है। तो
इसके कारण से उन्होंने क्या किया, भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तौर तरीकों पर उसने विचार किया, रिसर्च किया, शोध किया, और फिर उन्होंने क्या किया, अब इस तरह के नए इलाकों को भी राजस्व बंदोबस्त में कर दिए गए। इसके अन्य भी कारण थे जो बहुत सिंपल था। वह यह था कि जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहता है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं, यानी पुराने सिस्टम पर वह वर्क कर रहे होते हैं। उन्हें समय समय पर अपडेट होने की आवश्यकता है कि जब खेती का उपज बढ़े, पैदावार बढ़े, तो उन्हें राजस्व की राशि वसूली को भी बढ़ा देना चाहिए, जब घटे तो घटा देना चाहिए। लेकिन सन 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, के रूप में विख्यात था, और औपनिवेशिक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में इस रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था, क्योंकि यह अर्थशास्त्री था और इनके विचार का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 ईस्वी के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया, तो इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचार के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का हक होना चाहिए, ठीक है। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी और जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराया जीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय क्या होगा, सोचिए, का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक यही फॉर्मूला है, रिकार्डो ने कहा, सीधी सी फॉर्मूला, कि जब भूमि में, जब कृषि क्षेत्र में पैदावार बढ़ने लगे तो आप संशोधन करके उनके राजस्व राशि को फिर से निर्धारित कर दीजिए और अधिक से अधिक राजस्व वसूली कीजिए। जब घटे तो उसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और उसकी कल्याण के लिए भी काम करनी चाहिए। लेकिन कैसी, तो देखिए किस तरह का, ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक हो गया था कि एक नई और अलग तरह की राजस्व प्रणाली को अपनाया जाए। तो जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतबाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक व्यवस्था आपको इस्तिमरारी व्यवस्था मिला, वह बंगाल में लागू किया गया था, और बंबई दक्कन में जो रैयतबाड़ी व्यवस्था है यह बंबई दक्कन में लागू किया गया। वहां से ये जो सिस्टम है भिन्न है। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय किया गया था, यानी जो किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहा है वह अधिकारी जाकर सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जाएंगे और किसानों से ही बातचीत करेंगे कि कितना आपको लगान चुकाना है, कितनी भू राजस्व की राशि चुकाने हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से तय कर दिया जाता था। तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से जो होने वाली आय थी उसका अनुमान लगा लिया जाता था, ठीक है, और सरकार के हिस्से में उसका रूप, उसका अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। तो हर 30 साल के बाद जमीनों को फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर उसके अनुसार से बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब एक समान नहीं रहा, यानी जब भूमि का क्षेत्र, जब कृषि क्षेत्र का उपज बढ़ेगा तो जमींदार मालामाल नहीं होगा, बल्कि कंपनी के खाते में भी बढ़ी हुई राजस्व की राशि पहुंचेगी। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। तो बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त सन 1820 के दशक में किया गया और मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान उस जमीन को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जरा सोचिए कि बढ़ी हुई राजस्व राशि से कितना नुकसान किसान को और उनके समुदाय को हो रही है। जिन इलाकों की जमीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम होती थी, तो वहां भी समस्याएं और गहरा गई कि जब खेती नहीं हो रही है
वर्षा ही नहीं हो रही है, तो हम इस राशि को कैसे पूरा करेंगे, कैसे हम चुकाएंगे। तो राजस्व इकट्ठा करने वाले जो प्रभारी कलेक्टर होते थे, अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने यानी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए और बड़े अधिकारियों को खुश रखने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में और कठोरतापूर्वक हमारे किसान भाइयों से निर्ममतापूर्वक, ठीक है, कर की वसूली की जाती थी, राजस्व की वसूली की जाती थी, लगान की वसूली की जाती थी। अब किसान अगर भूखे रह जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो क्या होता था, फसलें जब्त कर ली जाती थी, समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। एक किसान के चलते समूचे गांव पर जुर्माना ठोका जाता था या 2-4 किसान के चलते। तो ऐसी स्थिति का आप अनुमान लगा लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कि किसानों का कितना शारीरिक और मानसिक दोहन किया जाता होगा, कितनी उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती होगी। सन 1830 ईस्वी के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गया। 1832 ईस्वी के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई, ठीक है, और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों की आय में भी भारी गिरावट आ गया और 1832 से 34 ईस्वी के वर्षों में भयंकर अकाल देहाती इलाकों में देखने को मिला, ठीक है, और दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया। जिन पशुओं के सहारे किसान खेती करता है वह मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल के गाल में समा गया। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रहेगा कि इनकी भी देखभाल किया जाए, ठीक है, इन किसानों के भी देखभाल किया जाए। कुछ नहीं हुआ, ठीक है, देखेंगे आप। अब राजस्व की जो बकाया राशि था वह भी असमान होने लगा। तो ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहें, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी जरूरत की चीजों को कैसे जुटाया, अपने हल बल कैसे खरीदे तथा बच्चों की शादियां कैसे की। थोड़ा सोचिए आप लोग, कितनी भयानक और गंभीर परिस्थितियों से वे संघर्ष करते होंगे। क्या आज की तरह लाइफ रहा होगा? नहीं, कभी नहीं। और यह सब करने के लिए पैसे उधार लेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जब आप एक बार किसी साहूकार और महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं, ऋणदाता के पास फंस जाते हैं, तो आप कमियां उस मजदूर की तरह उसके पास बन जाते हैं। आपके पास लगातार ब्याज की राशि बढ़ती चली जाती है और एक समय में आप उसकी चुकता करने में असमर्थ हो जाते हैं और अंततः आपको उस जमीन को खाली करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो किसान बचे, ठीक है, देखिए 40 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का अनुमान और साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे हैं। मतलब 1-2 किसान नहीं, मास लेवल पर बहुत बड़ी आबादी इनका कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। फिर 40 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। वह क्या था? तब तक ब्रिटिश अधिकारियों को भी यह महसूस होने लगा था कि 1820 ईस्वी के दशक में जो भू राजस्व बंदोबस्त कठोरतापूर्ण लागू किया गया था और मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था बहुत कठोर और लचकहीन था, तो किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठने वाला था। आपको मैंने बतला दिया है। तो इसीलिए खेती का विस्तार करने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया कंपनी ने। वह सिर्फ राजस्व की दर को कम कर रहा है, लेकिन उसके लिए न बीमारी की व्यवस्था के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था कर रहा है, न अकाल से मौत के लिए उन्हें कोई अनाज को मुहैया कराया जा रहा है, न उनके लिए खेती के तौर तरीकों में सुधार किया जा रहा है। फर्क इतना ही हो रहे हैं कि एक जमीन पर दूसरे जमीन की जोत बदली जा रही है। लोग जहां बेघर हो रहे हैं उस पर बाहरी लोग आकर के फिर से जमीन पर खेती कर रहे हैं।
उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर से ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा और कर्ज के बोझ में फंस गए। फिर आप देखेंगे 3.4 में फिर कपास में तेजी आई। क्योंकि कपास एक नकदी फसल के अंतर्गत आता है और कपास से कपड़े आइटम्स इत्यादि बनते हैं। ठीक है, तो 60 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात किए जाने वाला समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। और ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता मीन्स जो मैन्युफैक्चरर्स था, काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिका से ही कपास मंगा रहा था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, तो जो अमेरिका से 3/4 भाग कपास मंगाता है, अब वह लगभग बंद होगा या तो कम होगा। अब इसी प्रश्न से विचलित होकर बड़े उत्सुकता से ये लोग कपास की आपूर्ति करने के लिए एक वैकल्पिक स्रोत खोज रहा था। और 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। सन 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य था दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर रखा था मध्य पूर्व एशियाई देशों के साथ, ठीक है, वहां पर यह कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्पर था। अब किसानों के पास यही गाज गिरने वाला है कि उन्हें नील की खेती करनी होगी और कपास की खेती करनी होगी, बजाय चावल की खेती और गेहूं की खेती करने का। उन्हें दलहन तिलहन की खेती नहीं करवाया जाएगा। अब उन्हें भूखमरी के तौर पर बदलने के लिए ये की रणनीति है, ये अपना प्रॉफिट देख रही है। तो भारत भी एक ऐसे ही देशों में शामिल हो गया और भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त नजर आया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ श्रम भी बिल्कुल सस्ता था, लेबर बहुत ही सस्ते थे, सारे उनके हाथों की गुलामी में जी रहे थे। जब सन 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। मंडी और कारखाना में क्या हुआ कि अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आया और वहीं सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। तो देखिए, डाटा दिया है कि 1861 में 20 लाख गांठें आई थी, 62 में 55,000 गांठों का आयात हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत तथा अन्य देशों को बड़ी ही व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। ठीक है, यहाँ की जो कल कारखाने थे वह खाने के लिए बड़ी तेजी से खोज रही थी, भूखे थे। जो औद्योगिक क्रांति आ चुका था ना, इस लिहाज से यहाँ पे कल कारखाने बहुत दिनों से भूखे रह चुके थे। ठीक है, और इन कल कारखानों को खिला करके यहाँ से जो तैयार माल है उसको पूरे विश्व में बेचा जाता था। अब यूं समझिए कि बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए इलाकों का दौरा किया। कपास की कीमतों में उछाल आया, ब्रिटेन में आया। ठीक है, लाजमी है कि यहाँ भी शहरी साहूकार को भी अधिक से अधिक अग्रिम राशियां तक दी ताकि वे आगे भी ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था उसको भी मिल जाएगा और अधिक से अधिक मात्रा में राशि उधार दे सके। ये एक बाजार चलाने का तरीका था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। साहूकार महाजनों को दे रही है, महाजन साहूकार किसानों को दे रहे हैं। सोचिए कितने तरीके से हमारे किसान भाइयों का शोषण किया गया। अब इस बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। रैयतों को अचानक यह सीमित ऋण उपलब्ध होने लगा और उन्हें कपास उगाई जाने वाली प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपए की अग्रिम राशि देने लगे कि तुम्हें इस इलाके में मैं लोन दे रहा हूं, ठीक है, ऋण दे रहा हूं और तुमको इसके लिए अग्रिम दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं, तुम ले लो, लेकिन कपास की खेती तुम्हें करना होगा और उससे जो प्रॉफिट होगा तुम उससे मुझे चुका देना। एक नया शोषण का तरीका स्टार्ट हो गया है। अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बंबई दक्कन में कपास का उत्पादन भी बढ़ता गया और 60 से 64 ईस्वी के दौरान
1864 ईस्वी के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। लाजमी है कि 90% भाग जो कपास है अकेले भारत से ब्रिटेन को सप्लाई होने लगा। लेकिन इन तेजी के वर्षों में भी कपास उत्पादकों की समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो अवश्य ही लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ में और डूब गए। देखिए 23 अगस्त 1862 को जब रेल चलने लगी, ठीक है, कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा नहीं बल्कि रेल से भी भेजा जाने लगा। नदी मार्ग से तो जाता ही था। अब परंपरागत जो पुराने परिवहन के साधन थे बिल्कुल पूरी तरह बंद नहीं हुआ, वह चलते रहा। वह गांवों से या देहातों से माल उठाने के लिए इन्हीं बैलगाड़ियों का सहारा चलता था। रेलवे स्टेशन तक लाने के लिए आज की तरह छोटे छोटे गाड़ियां नहीं थी। 3.5 में ऋण का स्रोत सूख गया। तो लाजमी है कि जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी रही तो भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके और कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे करने में सपने देखने लगे। 61 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा कि 10 राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता। लेकिन अब देखेंगे कि 1865 तक ऐसे सपने बंद हो गए और जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो कपास उत्पादन वहां फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। तो महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार जो दीर्घकालिक यानी लंबे समय अवधि के लिए ऋण देने के लिए अब उत्सुक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भारतीय कपास की मांग अब घटती जा रही है, तो कपास के कीमतों में भी गिरावट आने लगी। तो ऐसी स्थिति में किसान बीच राह में फंस गए। अब ये कर्ज के बोझ में और भी दब गए, ठीक है, और साहूकार और महाजन को बकाया ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। तो एक तरफ राजस्व का स्रोत सूख गया, एक तरफ ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। राजस्व की मांग घटी नहीं है, बढ़ा दी गई। तो पहला राजस्व बंदोबस्त जैसा कि हमने देखा कि 1820 और 30 ईस्वी के दशकों में किया गया था और अगला बंदोबस्त करने का समय भी आ गया था, 30 साल के बाद होना था। तो नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। अब भला बेचारे उस किसान की क्या हालत होगी जब कपास की कीमतें गिर रही हों और कपास के खेत गायब हो रहे हों। एक समय जब अमेरिका गृह युद्ध के दौर में चल रहा था, उसमें भारतीय कपास को प्रोत्साहित किया गया और जब वहां गृह युद्ध खत्म हो गया तो भारतीय कपास को हतोत्साहित कर दिया गया। चौतरफा मार किसानों को हो रहा है। लेकिन ऋणदाता ने इस बार ऋण देने से इनकार कर दिया और उसे अब किसानों द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा। कहां से रहेगा? सोचिए, रैयत अर्जी, ये देखिए रैयतों ने भी अपनी अर्जी डाला है, ठीक है, क्या है सो जरा पढ़ लीजिए। अन्याय का अनुभव। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर पूरे किसान समुदाय को बहुत गुस्सा आया और इस बात के लिए ही वे क्रुद्ध नहीं थे, बल्कि वे ऋण के बहुत ही गहरे कर्ज में समा गए थे, ठीक है, और वे अपने जीवन को बचाने के लिए पूर्णतः साहूकार और महाजन के ऊपर निर्भर हो चुके थे, ठीक है। और फिर भी जो साहूकार महाजन वर्ग था इतना संवेदनहीन हो गया था कि वह उनकी हालात पर कोई तरस नहीं खा रहा था, बल्कि उनके जो मानो रीढ़ है कृषि भूमि उसको कब्जा किए जा रहा था, ठीक है। तो निश्चित रूप से पैसे उधार देने का कारोबार औपनिवेशिक शासन से पहले भी चला और अब बाद में भी चलता चला आ रहा है और अक्सर ऐसे साहूकार और महाजन वर्ग ताकतवर हस्ती के रूप में गांवों में उभर कर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह का प्रथागत मानक ऋणदाता
और रैयत के पारस्परिक संबंध अलग होने लगे। ठीक है, वो लागू होते थे और इन्हें ये रेगुलेट करते थे, यानी मार्केट को ये रेगुलेट करते थे। ठीक है, कौन? साहूकार और महाजन। आप सोचिए कि एक सामान्य मानक यह था कि जब ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता, ठीक है, ब्याज को, तब इसका प्रयोजन एक ऋणदाता द्वारा की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना था और यह परिभाषा, यह नए सिरे से तय करना था कि उचित ब्याज क्या होने चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गई, मनमाने तरीके से इस पर काम किए जाने लगे। तो दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किया गया और छानबीन से एक मामले में पता चलता है कि ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 रुपये से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। तो ऐसे अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूली और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत भी किया। ठीक है, होना कुछ नहीं है। ठीक है, होना कुछ नहीं है सिवाय आपको अपने खेती से बेघर होने के अलावा कुछ नहीं होगा। अब इस तरह के किसान लोग ऋणदाता के कुटिल और धोखेबाज को समझने लगे थे। ठीक है, और 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया और कहा कि ऋणदाता और रैयत के बीच जो हस्ताक्षरित ऋण पत्र है केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वह खत्म हो जाएगा। इस कानून का उद्देश्य सिर्फ इस बात के लिए था कि ब्याज को संचित होने से रोकना। ठीक है, ब्याज को संचित होने से रोकना, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या किया कि और रैयत से हर तीसरे साल पर एक नया बंध पत्र भरवाने लगा, बॉन्ड, जिसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं। जब कोई इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करता था तभी उन्हें ऋण की राशि दी जाती थी, अर्थात नहीं दी जाती थी। अब समझिए नया बॉन्ड पत्र क्या होता था कि जब तक आप अगले 3 साल के लिए नहीं भरेंगे तब तक आपको इस 3 साल का नहीं मिलेगा। लाजमी है वो सेम प्रक्रियाएं इस जस का तस रही। ठीक है, और तरह तरह के हथकंडे साहूकार महाजन लोग अपनाने लगे और किसानों की एक ना चली। ठीक है, लाचार होकर किसानों की धन संपत्ति पर यही साहूकार और महाजन लोग कब्जा करने लगे। ठीक है, तो आप ऐसे देखेंगे कि ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को बिल्कुल संदेह दृष्टि से देखते थे। तो यहां देखने और न देखने से कोई फर्क नजर नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि यह सिस्टम को जब बदलता है तो वह घुमा फिरा करके अपने ही हाथों में कर लेता है, तो लाजमी है किसानों का शोषण बढ़ता ही चला जा रहा है और किसानों को यह नहीं पता चल रहा कि मैं वास्तविक जीवन में क्या जी रहा हूं। ठीक है, और मुझे क्या जीना चाहिए और कर्ज कैसे बढ़ता जा रहा है, ये सारी चाल किसान समझ रहा था। फिर आप देखेंगे कि दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रैयत ने यह स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती है। पढ़िए इस चीज को।